हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और रियल एस्टेट मार्केट या फिर मार्केट कोई भी हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट हो, जब उसके ऊपर उंगली उठती है किसी एक प्रोडक्ट पर, किसी एक प्रोजेक्ट पर, तो होता क्या है कि पूरा मार्केट डर जाता है। और इस वजह से सबके माइंड में यही आता है कि जो हमने निवेश किया है, क्या इस पे तो कोई ख़तरा नहीं है, क्या यहाँ तो कोई प्रॉब्लम भविष्य में नहीं हो सकती। और कल ही आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा बिल्डर बहुत सारे प्रोजेक्ट, चाहे वो नोएडा हो, गुड़गांव हो या फिर सोनीपत में हो, और उसके साथ एक जो नेगेटिव रिपोर्ट जुड़ी, और वहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं उनका ये डर है कि कहीं हमारा निवेश ना डूब जाए। सो आज हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। जो मार्केट में जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, क्या उन पे भी कुछ इफ़ेक्ट हुआ है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या रियल एस्टेट अभी भी सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट है जैसा कि बोला जाता है। अभी जो कल ही एमटीएम के ऊपर जो न्यूज़ आई है, उनके जो डायरेक्टर हैं वो अरेस्ट कर लिए गए हैं ईडी के द्वारा। तो क्या यहाँ पर एमटीएम पे ऐसा नहीं होगा कि अचानक से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा या एमटीएम के हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को संभालना एमटीएम के लिए अभी भी पूरी तरीके से उनके हाथ में है। क्यों है? क्योंकि इसका यही तो एक रियल एस्टेट की खूबसूरती है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव बातें मार्केट में आती हैं तो उसका इफ़ेक्ट होता तो है, बट जो इन्वेस्टर होता है वो अपना पैसा हाथों हाथ नहीं निकाल सकता। और इस वजह से बिल्डर के पास इतना टाइम होता है, प्रमोटर्स के पास इतना टाइम होता है कि उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ और फिर से मार्केट में अपनी जगह स्थापित कर पाएँ। मैं जानता हूँ वो तो नहीं हो, इतना तो नहीं हो सकता जो पहले था, बट फिर भी वो कम से कम जो अपने निवेशक हैं उनका निवेश तो सेफ रख ही सकते हैं। और इसके कंपेयर में हम बात करें स्टॉक मार्केट की, क्योंकि रियल एस्टेट के साथ फिर स्टॉक मार्केट ही जोड़ा जाता है, क्योंकि दूसरे जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं वो तो बहुत पीछे रह जाते हैं, उतना रिटर्न दे ही नहीं सकते। सो यहाँ पर यदि हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट तो इतना वोलेटाइल है मेरे भैया। यदि एक छोटी सी रिपोर्ट, जैसे आपको याद होगा अडानी ग्रुप, एक बहुत पावरफुल ग्रुप, और उसको एक रिपोर्ट ने पूरी तरीके से हिला के रख दिया था हर एक कंपनी उनके। और बट रियल एस्टेट मार्केट में ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट मार्केट में फिर भी लड़ने का टाइम होता है, बिल्डर फाइट कर सकता है और उसके बाद ट्रैक पर आ भी सकता है। सो यहाँ पर पैनिक में ना आए। जो यहाँ के इन्वेस्टर हैं, मैं उनको पहले भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ। अब बहुत सारे रीजन्स हैं कि एक पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर इन्वेस्टर रियल एस्टेट को रखता है, यानी कि सबसे ज़्यादा हिस्सा रियल एस्टेट का रखता है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो आती है, एक तो ये है कि आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आपको 20 लाख रुपए पे करने में, मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ, आपको 20 लाख पे करना है और 80 लाख पर आपको लोन मिल गया। इस वजह से आप 20 लाख रुपए पे करके, और आपका आरओआई किस अमाउंट पे आना है, वो आना है 1 CR की अमाउंट पे। हाँ, इससे पहले जो आपकी प्री EMI हैं, मतलब प्री इंटरेस्ट EMI हैं, वो तो आपको पे करनी है, कुछ इंटरेस्ट आपका जाता है, उससे इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बाद भी आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि यदि बिल्डर ही स्कैम कर गया तो फिर क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि नहीं करते, जो है वो तो कहा जाएगा और उसे स्वीकार भी करना चाहिए, चाहे मैं एक रियल एस्टेट एडवाइज़र ही क्यों ना हो। क्योंकि बहुत बार आप देखते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको दबाते हैं। दबाने से क्या फ़ायदा? इन्वेस्टर को हर एक बात बताओ ना। पहले आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं कुछ सिटीज़ को, उसमें से एक सिटी चूज करते हैं, उसके बाद कुछ बिल्डर्स हैं वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि मुझे कहाँ निवेश करना है, उसके बाद आपको वहाँ पर निवेश करना होता है। और जब आप निवेश करते हैं तो वो आपके लास्ट में जो शॉर्ट लिस्टेड प्रोजेक्ट बचते हैं वो 2 से 3 होते हैं, और 2 से 3 प्रोजेक्ट की R&D भी यदि आप नहीं कर सकते, जहाँ पर आपको करीब अपने लाइफ टाइम की अर्निंग वहाँ पर डालनी है, तो फिर तो आपकी गलती है। और ये ऐसा होता है क्योंकि हम मार्केट में जो लोग आगे आगे चल रहे हैं, जो वहाँ पर भीड़ है, वहीं भीड़ में जाकर हम भी खड़े हो जाते हैं और इसका हिस्सा बन जाते हैं और वहीं पर निवेश कर देते हैं। कि यदि 2 से 3 प्रोजेक्ट, हम उस लाइन को पकड़ते हैं, आप यदि 2 से 3 प्रोजेक्ट हम शॉर्टलिस्ट करते हैं तो उसका R&D करना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। क्योंकि इतने ही प्रोजेक्ट होते हैं यार, कोई ज़्यादा प्रोजेक्ट होते ही नहीं हैं। जो ट्रेडिंग प्रोजेक्ट होते हैं वो तो गिने चुने होते हैं, आपको उन्हीं में से चूज करना है। तो अच्छे से उसकी R&D कीजिए, या फिर आपका कोई अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट है तो वो हर एक बात अंदर की बात जानता है। मैं उनको रियल एस्टेट कंसल्टेंट नहीं जानता, जो सेलर हैं, जो लगे पड़े हैं, जी इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, जो बिक रहा है उसको ले जाओ। जो बिल्डर अच्छे से सेल कर पा रहा है
आप उसको प्रोजेक्ट को खरीदो, दूसरे को वो ध्यान ही नहीं देते क्योंकि पता ही नहीं है। मैं उस रियल एस्टेट कंसल्टेंट की बात कर रहा हूँ और ऐसे हैं मार्केट में जो आपको सही गाइड कर सकते हैं, या फिर कुछ आपके रिलेटिव भी होंगे जो आपको सही बात बता सकते हैं, जो एक्टिव हैं मार्केट में, जिन्होंने कभी फ्लैट खरीदा है या थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, यानी कि जुड़े रहते हैं उस मार्केट के साथ, तो इतना तो वो भी बता देंगे। मैंने M3M के जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, आप मेरे वीडियो जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि मैंने जो M3M के वीडियो शेयर किए हैं उनमें सभी में मैंने किस तरीके से डिनाई किया है अपने क्लाइंट्स को। और वहाँ पर M3M के जो प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं तो एक छोटे से ब्रोकर के लिए 4 से 5 फ्लैट बेचना बड़ा आसान है, बड़ा ईजी है। बट मैं फिर भी जो ज़बरदस्ती देके जाते हैं ना, मैं तो ख़रीदना ही, और मेरा क्लाइंट है, मुझ पे फेथ करते हैं, वो मेरे थ्रू जाते हैं, तो उनको बोल के अच्छे से, और इसके बाद उनका रिजल्ट आता है ना, मैं 4 to 5% भी पे नहीं कर पाता। मैं उन जो छोटे छोटे ब्रोकर हैं ना, उनसे भी कम अप्लाई करवाता हूँ। मैं करवा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा करवा सकता हूँ। मुझे कमेंट मिला कि पहले तो सभी सेल करते रहते हैं और उसके बाद जब कुछ नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो फिर मार्केट को नेगेटिव करने लग जाते हैं। मैं उन सभी में नहीं हूँ, ऐसे क्लाइंट को फिर से बता देना चाहता हूँ। वैसे मुझे वो क्लाइंट लगते नहीं, यदि हैं भी तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। पहले कम से कम मेरे वीडियोस देखिए मैंने M3M के हर एक प्रोजेक्ट पे मैंने क्या अपना व्यू रखा है, और उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए और उसके बाद कमेंट कीजिए, क्योंकि हर आदमी हर्ट होता है और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। पहले जान तो लीजिए, और यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप गलत फंसे और फिर बोलते हो सभी ऐसे कर रहे थे, तो मुझे आइडिया लग गया कि आपने किस तरीके से निवेश किया है। जब आपने मेरा ही एक वीडियो देखने में इतना टाइम नहीं लिया कि कम से कम जिस बंदे पे कमेंट करें इसका देख तो लें, और जो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसे वीडियो शेयर किया उसके बाद भी ये कमेंट, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को छोड़ते हैं। और अच्छा, और मैं फ्री कंसल्ट कर रहा हूँ, मैं कोई इसका चार्ज नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद भी तो बुरा सबको लगता है। अब मैं फिर भी यही कहूँगा कि रियल एस्टेट सबसे सेफ़ है। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि बिल्डर आप नहीं देखोगे और कहीं भी निवेश कर दोगे तो फिर तो यही होगा। स्टॉक मार्केट है, वोलेटाइल है, रियल एस्टेट जितना सेफ़ नहीं है। लेकिन फिर भी यदि वहाँ पर क्या लोग पैसा नहीं बना रहे हैं, बट वहाँ पर और ज़्यादा रिस्क है। रिस्क क्यों है? रियल एस्टेट में क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर R&D कम करनी होती है, टाइम कम देना होता है। खरीदो, रखो और काफ़ी टाइम तक वेट करो, और जब अच्छा रेट आए तब सेल कर दो। बस एक सिंपल सा फंडा है जो कि स्टॉक मार्केट में नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से वॉच करना होता है, क्लोजली वॉच करना होता है, क्योंकि मोर देन 5000 कंपनीज तो BSE में लिस्टेड हैं और NSE में मोर देन 2000। स्टॉक मार्केट में क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो आपको दिखाएंगे कि इस कंपनी ने इतना दिया, इतना रिटर्न दिया, इतना दिया। ये नहीं दिखाएंगे कि इस कंपनी ने कितना डुबोया। रियल एस्टेट में ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। डूबेगा तो पूरा ही डूबेगा, जो प्रोजेक्ट बन के रेडी नहीं होगा। एक बार प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया, और ऐसे बहुत कम होते हैं, कोई 0 पॉइंट कुछ में आते हैं ऐसे बिल्डर, और वो सबके हर किसी को याद है, हर किसी को पता होता है। और जो बिल्डर इस रास्ते पर चल रहा होता है, यदि थोड़ी सी नॉलेज है तो वो भी समझना बड़ा आसान है। फिर भी यदि आप जाते हैं उस रास्ते पर तो गलती आपकी है, उस इन्वेस्टर की है। मैं तो यही कहूँगा, रियल एस्टेट में हर एक इन्वेस्टर पैसा बनाता है जिसको ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत नॉलेज है। और यदि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में बहुत सारी नॉलेज आपको चाहिए, और यदि नहीं है तो दूर ही रहें, क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉस में ही चलते हैं। कुछ ही % लोग हैं जो प्रॉफिट में चलते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया BSE में 5000 से ज़्यादा और NSE में 2000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं। किस किस का आप R&D करोगे? और कर भी लिया आपने अच्छे से, आपको नहीं पता सुबह किसकी रिपोर्ट आएगी, आप तो सो रहे हैं आराम से, और वहाँ पे कोई हिडनबर्ग अपनी एक रिपोर्ट पे लेके आएगा, और आपने जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। या ये कहें कि 20-25% आप एक ही रात में ख़त्म हो जाएगा आपका। ऐसा रियल एस्टेट में कभी नहीं होता। बट यदि बिल्डर ही आपने ऐसा चूज कर लिया, मैं ये नहीं कहता कि M3M दोबारा नहीं उठेगा, कुछ नहीं जाता। रियल एस्टेट में बहुत टाइम मिलता है बिल्डर को। यदि किसी ने यही सोच के रख लिया ना कि मुझे कुछ बनाना ही नहीं है, तब बात अलग है। बट यदि वो सोच के चल रहा है कि ठीक है यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई है, आगे हम ध्यान रखते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाना एक साथ, यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। जी नहीं, बहुत सारे बिल्डर हैं जिन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, लेकिन उनका चलने का तरीका, क्योंकि हम जानते हैं ना, वो जहाँ से पैसा आ रहा है पूरा अपने उस प्रोजेक्ट पर लगा रहे हैं। जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा आ रहा है उस प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं, वो कहीं नहीं हिलने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कितना प्रॉफिट है। एक प्रोजेक्ट के अंदर 25 to 30% के आसपास प्रॉफिट है। बिल्डर को ना देकर क्यों फंसना है? अपने 3 प्रोजेक्ट और लॉन्च कर लेगा, एक पूरा प्रोजेक्ट है, उसका पैसा उसके पास आ जाएगा। तो ये तो गलती हमारी है कि हम ऐसे बिल्डर को देखते हैं जो रियल एस्टेट के रास्ते पर ना चल के जो और ही चीज़ें इधर उधर देख रहे हैं, तब तो गड़बड़ होगी। यूनिटेक ने भी यही किया था।
ज़मीन पर बिल्डिंग्स बनाने से पहले उन्हें आसमान में उड़ना था। स्पेक्ट्रम वगैरह उनके चक्कर में पड़े, पहले रियल एस्टेट ही अपना संभाल लेते। और इसका पैसा वहाँ पे क्यों, कहीं और से अरेंज किया जा सकता था। तो यही चीज़ें हैं, यही प्रॉब्लम्स हैं। जो ऐसे बिल्डर हैं उनसे दूर रहो। बाकी सब बिल्डर जो अच्छे चल रहे हैं, जो अपने प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगा रहे हैं जितना है, तो वो एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको बता देगा। आप भी R&D कर सकते हैं। आपका कोई ऐसे रिलेटिव भी हो, कोई चाचा मामा ताऊ जो भी हैं, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। सो आज के लिए तो इतना ही कहूँगा कि डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के जो क्लाइंट्स हैं इनको भी, M3M के, ये भी शायद अपने फिर से दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होंगे। हाँ, आगे जो नए क्लाइंट हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपनी R&D करो यार। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। प्रोजेक्ट लॉन्च होगा जब ज़रूर आपको बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि व्यूवर्स नए, और हाँ, अपने ग्रुप्स में शेयर किया करो, क्योंकि इसके साथ साथ आप लोगों को भी फ़ायदा है। और हाँ, इन्फॉर्मेशन लगी हो अच्छी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।